बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। कोई माने या न माने, मगर पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले लोग ये कहते हैं कि खान साहब के इक़्तिदार की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, यानी पार्टी इज़ ओवर। आज गया कि कल गया, अब जी का जाना ठहर गया है। चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद इस बात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि इत्तेहादी किस तरफ खड़े हैं और हुकूमत के मुखालिफ अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के अंदर स्कोर कितना है, और हुकूमत के पास अब अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए, यानी खान साहब के पास अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए वो नंबर गेम मौजूद ही नहीं। इसी की वजह से वो अब आवाम की ताकत के साथ सड़कों पर, चौराहों पर फैसला करने के दर पे हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बाकी रह गया कि वो कौन से ऑप्शन हैं जिनके तहत खान साहब इक़्तिदार से यानी अलग होंगे। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, या वो पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, या फिर वो पार्लियामेंट का घेराव करके ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत में रहने की कोशिश करेंगे। और उनकी इस कोशिश को क्या इदारे सपोर्ट करेंगे, या फिर इस मामले में फिर उन लोगों को आना पड़ेगा जो ताकत का जवाब ताकत से देना जानते हैं या ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये कहानी तो खुल गई है कि किस तरह पेशावर सरकार जो है उसने कोशिश की कि खान साहब की हुकूमत को बचाया जाए, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई। इत्तेहादी बहुत पहले अपोजिशन के साथ चले गए होते अगर वो डोरियां ना हिलाई जाती, वहाँ से टेलीफोन ना खड़काए जाते, टलियाँ ना खड़काई जाती, तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि किस तरह खान साहब की हुकूमत को या खान साहब की सरकार को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश की जाती रही है। और पिछले 3-3.5 साल में इसी ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा वो आप सुनिए, और उसके बाद आपकी होस्ट करने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है और वो किस तरह क्या क्या दबाव डाले जाते हैं सियासतदानों के ऊपर ताकि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, और अगर वो नहीं चलते तो फिर उनके साथ क्या होता है। जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नंबर है पूरे, नंबर पूरे उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, ठीक है। और जो इतलात आप तक आ रही हैं, बड़े सरप्राइजेज आने हैं, देखना आप। हुकूमत के पास तो बहुत कुछ होता है और ना तजर्बा करी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नैपियां बदलते रहना सारी। नहीं तो पेशावर से नहीं कोई मदद आ रही? पेशावर क्या है? वैसे ही पेशावर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहरीक इंसाफ का। पेशावर चपली कबाब होते हैं। हाँ, अच्छे तो कोई पक्के नहीं आ रहे चपली कबाब? अब तो चपली आ रही है, चपल आ रहा है। अच्छा, नहीं आपको नहीं कोई चपली कबाब आए पेशावर से? नहीं आया है, लेकिन क्या होता है वो पेशावरी टिक्का कौन सा होता है? नहीं, पहले तो ताजा चर्बी टिक्का कौन सा है? चरसी टिक्का। हाँ। चरसी टिक्का आया आपके लिए कोई? नहीं कोई नहीं, इसलिए कि वो आते आते खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो उधर से भी कोई मदद नहीं आ रही है? उधर से नहीं आ रही, मतलब कोशिश हो रही है वहां से भी मदद करने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह ने काम कर दी है और किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तो अब बेहतरी आ गई तो बंदे एक्सपोज होना शुरू हो गए। अब चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू में बहुत सी बातें जब खुलकर सामने आई हैं तो उन बातों के बाद सियासी पंडित, तजिया निगार, सियासतदान सभी ये समझते हैं कि फ़ज़ा क्लियर हो गई है और मामला अब नंबर गेम का नहीं रहा। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान वो या PDM की जमातें या अपोजिशन की जमातें वो पहले से बेहतर पॉलिटिकल गेम में मसरूफ़ नज़र आती हैं, और यूँ लगता है कि अपोजिशन की जो है ये इस दफ़ा की जो मूवमेंट है वो पहले से ज़्यादा साउंड है और वो बिल्कुल सब ताकतों को एतमाद में लेकर चल रहे हैं। 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी OIC कॉन्फ्रेंस है और उस कॉन्फ्रेंस के रोज़ अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लॉन्ग मार्च करना था। फिर
मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐलान कर दिया 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचे, हम जलसा करेंगे, बड़ा जलसा करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में ट्विस्ट है। हाँ सब लोग 27 मार्च को जलसा करना है, तो अपोजिशन ने 23 मार्च को जलसा ना करने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने 25 की डेट दे दी और कहा कि 25 को लोग इस्लामाबाद आएंगे और फिर 25 के बाद लोग बैठे रहेंगे। तो ये वो घंटी है जो कि बज चुकी है, जो ये बताती है कि मामला इतना आसान नहीं रहा। अब हाँ सब के लिए वो ऑप्शन भी महदूद हो गया है जिस ऑप्शन के तहत वो लोगों को जमा करके बाय हुक एंड क्रुक या माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बैंस के तहत हुकूमत में रह सकते थे। अब वज़ीर-ए-आज़म ने कल कोशिश की कि वो एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बिगड़े हुए ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें और 2 दिन पहले जो जलसा-ए-आम में बड़े धड़ल्ले से ऐलान कर रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को ये ना कहो वो ना कहो, यानी डीजल ना कहो, लेकिन लोग कहते हैं डीजल। फिर उसके बाद अगले दिन ज़रा कान खिंचाई हुई और उसके बाद खास साहब लंबे लेट गए। अब खास साहब ने जितनी तारीफ़ें इस्टेब्लिशमेंट की कर छोड़ी हैं उससे तो भी ज़ाहिर होता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ घुटनों पे आ जाएं और उनके साथ अपने बिगड़े हुए मामलात को ठीक कर लें। पंजाबी जी कहते हैं लम्बे पै गए, तो वो ऑलमोस्ट लम्बे पड़ गए हैं। उनकी कोशिश ये कि कोई भी उनके ऊपर से पावर रख कर निकल जाए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एक तासुर पाया जाता था कि जी 2 है स्कूल ऑफ थॉट जो कि खास साहब के साथ भी हैं और खास साहब के मुखालिफ भी हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ताकतवर हलकों की कि उनके अंदर बड़ी रिफ्ट है या बड़ी तकसीम है। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह होगी कि तकसीम कोई नहीं है और जो साहब दूसरों की नौकरियों को दरपे थे, जो ये कहते थे कि जी हम लोगों फ़ोन करते थे कि फ़लाँ को वोट दो, फ़लाँ को वोट ना दो, उनकी अपनी नौकरी खासी ख़तरे में है। इस बात के बावजूद कि पिछले दिनों एक तरदीद भी आ गई और पिछले दिनों उनको ये ख़बर भी आई कि उनको नोटिस हुआ है, फिरकानी तरदीद आ गई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ज़राए इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है और उनको अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। इसी वजह से वो खुलकर ना मदद कर पा रहे हैं, यानी कहते हैं ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। तो ख़ास साहब के जो मददगार मसीहा और उनको लाने वाले लोग हैं वो अब ख़ुद मुश्किलात में गिरफ़्तार है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। और दूसरी तरफ अपोजिशन बड़ी समझदारी से अपने कार्ड खेल रही है और अपोजिशन ने ये दरख्वास्त मान ली कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है बहुत सी दुनिया के ममालिक की, तो इस बात को यानी उस दिन कोई लॉन्ग मार्च ना किया जाए, उस दिन लोगों को इस्लामाबाद ना बुलाया जाए। तो ये बात जो है अपोजिशन ने मान ली है और 2 दिन आगे ले लिए हैं। तो इस बात से समझ आती है कि अपोजिशन जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो सबको एतमाद में लेकर चल रही है और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब इस बात के बावजूद कि आज खान साहब ने कहा जी हमारे नंबर पूरे हैं, तहरीक अदम में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। भाई नंबर पूरे तो आपके इत्तेहादी चौधरी फैज़ुल्लाह है, उन्होंने कल टाटा बाय बाय कह दिया। जो उन्होंने भिगो के मारी है, अगर कोई और बंदा होता तो वो सुबह उठते ही अपना रिज़ाइन सबमिट करता और कहता जनाब कि ये घोड़े का मैदान आ जाए जी, चले जी मुकाबला करते हैं मैदान के अंदर। लेकिन ये सूरत हाल नहीं है। ख़ास सब मैदान में मुकाबला करने की बजाय अब वो मुकाबला करने जा रहे हैं कि जी वो मेरे पास नंबर गेम पूरे हैं। हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक वो या इत्तेहादियों को साथ ना मिलाए या हुकूमत को कोई बंदे ना दिए जाएँ, यानी तोड़ जोड़ ऐसे करके को 2-4 बंदे नून लीग के तोड़ दिए जाए। जी 6-7 लोगों के बारे में कहा भी जाता है कि वो हो सकता है हुकूमत ने उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में रखी हुई हैं तो वो हुकूमत के साथ चले जाएंगे। तो उसके बावजूद जो अपोजिशन के ज़राए वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10-15-20 लोग चले जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें ना कितना बड़ा अपोजिशन अगर पूरी आ जाती है जिसमें ऑलमोस्ट अपोजिशन MQM कराची में सेटल हो गई है। काफ लीग ने खुल के कह दिया इमरान खान क्या करते रहे और किस तरह हुकूमत चलाते रहे। तो इस बात के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि काफ लीग हुकूमत के साथ जाए। MQM भी आलमोस्ट ऐलान कर देगी। फिर रह गई आपकी बाप और GDA, तो ये वहीं जाएंगी जहाँ पे बाकी जमातें जा रही हैं, क्योंकि कोई भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। कौन हारे हुए लश्कर में जाकर जंग लड़ेगा और अपना सर पेश करेगा? तो सर तो कलम ही होना है
क्योंकि जो फातेह है, जो जीत रहा है, जिस तरह 2018 में खान साहब आए थे, सबके सर उन्होंने कलम कर दिए थे, फातेह थे, उनके हाथ में तलवार हो ना हो, उनके पीछे इतने बड़े बड़े बम बारूद और वो तोपें थी कि हाँ सबको रोनते हुए चले गए। अब वो ट्विस्ट हो चुका है। वो कहते हैं दुनिया मुकाफात अमल है। वो जाम कमाल साहब बलूचिस्तान में वज़ीर आला थे, तो उनके खिलाफ कदूस बंदी जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े बेचारे ने कोशिश की, खान साहब को फ़ोन किया कि हम आपके लाई हैं, हमें बचाएं, या तो ये लोग इस तरह बगावत करें। खान साहब ने कहा जाम कमाल साहब आपके लिए बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर दें, आप इज़्ज़त से घर चले जाएं, इंसान को इज़्ज़त प्यारी होती है। तो ये बात अब खान साहब को याद आ रही होगी। खान साहब को भी अगर इज़्ज़त प्यारी है तो उनको जो पहला काम करना चाहिए वो रिज़ाइन दे के घर चले जाएँ। अब इसीलिए शायद बहुत से लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि खास तौर पर जो 27 मार्च को जलसा करना है उसमें हो सकता है वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन वो अभी तक कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज से किस तरह की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है 25, 26, 27 और 28 इन तारीखों को इस्लामाबाद के अंदर घुमसान का रन हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि उससे पहले ही कोई बड़ा काम हो जाएगा और उससे पहले ही वो कहते हैं ना, फिर तो वो डंडा आएगा और कहेगा जनाब ये तो हम नहीं चाहते कि लोग कत्लो गारत गरी हो और ये कुछ हो, तो फिर अल्लाह खैर चला, वो तो कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं बाकी रहेगा। फिर तो खान साहब के पास कोई ऑप्शन रहेगा कि वो हुकूमत में रहें। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए वो ऑप्शन जो है वो उनके लिए कम होते जा रहे हैं। अब हाँ सबको खुद सोचना चाहिए, ये बरतानिया की, अमेरिका की, यूरोप की बड़ी मिसालें देते हैं, क्या किसी और मुल्क में अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ तरीक़े अदमियतवाद आए, मैं भी इन्हीं के जो तरीक़ेकार होते हैं ना उसी में जवाब देता हूँ। अगर किसी और मुल्क में, बरतानिया में अगर आती तहरीक अदमियतवाद, तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ का कहता है लोगों को आओ जी मैं बड़ा जलसा करता हूँ और आए हम मुकाबला करते हैं? भाई नंबर गेम है, इलेक्टेड मेंबर आपके पास है, पार्लियामेंट आपके पास है, शो योर मेंबर और हुकूमत बना ले। 2018 में भी तो आपने हुकूमत बनाई थी ना, आपके पास इत्तेहादी थे, आपके पास अपने मेंबर्स थे, तो आपका नंबर 179, 178 के अबव जा रहा था। अब आपके पास तो 160 भी पूरे नहीं हो रहे और अपोजिशन कहीं आगे निकल गई है और उसमें 17 वोट तो चले गए इत्तेहादियों के। तो इत्तेहादियों के वोटों को अगर शामिल करें तो अपोजिशन बहुत आगे निकल गई है। तो अब पार्टी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, लेकिन इसको समझने की बात है। और ये अगर समझेंगे खान साहब के इज्जत से घर चले जाएंगे, इस वक्त भी मैं समझता हूँ, मगर मुझसे को पूछे कि क्या करना चाहिए खान साहब को, तो मेरे कहने में कोई यार नहीं कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों में उनकी पॉपुलरिटी है, एक कॉल पर वो लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो इलेक्शन में जाएँ। 10 लाख लोग अगर इस्लामाबाद ला सकते हैं तो 50 लाख वोट नहीं ले सकते। पाकिस्तान में वोटर कितना है और कितने % वोट पड़ जाते हैं, इतने वोट तो आराम से ले लेंगे। और इस वक्त हुकूमत में अगर खुद इलेक्शन कराएंगे तो उनके पास और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी न किसी जगह अपनी मैनिपुलेशन कर सकें। लेकिन नहीं, वक्त गुजर गया, अब खान साहब के हाथ में रहा कुछ नहीं है। मोज़े वैसे दुनिया में होते तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो वो कहते हैं ना, डॉक्टर के पास कोई मरीज़ ऐसा जाए जिसकी हालत बड़ी ख़राब हो और डॉक्टर कह दीजिए कि ये बच नहीं सकता, लेकिन अगर आप दुआ करें हो सकता बच जाए। तो अब PTI वालों को, अहले यूथ को दोनों हाथ मांग कर दुआ मांगनी चाहिए। वो जो दुआ उन्होंने कौम को सिखाई थी ना, बल्कि दुआ नहीं सिखाई थी, एहतिजाज सिखाया था। जुम्मे के जुम्मे हम कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का स्टेटस बदला है, जुम्मे के जुम्मे हम वहाँ पे दुआएं मांगा करेंगे और उसके बाद एहतिजाज किया करेंगे। तो आज ये दुआएं मांगने का वक्त तहरीक इंसाफ का आ गया, हुकूमत का आ गया है और एहतिजाज का भी वक्त आ गया। अब एहतिजाज तो करेंगे ना कि हमें क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, लेकिन हाँ सब वो कहते हैं ना आखिरी लम्हे तक वो इस बात को समझ नहीं रहे। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को दूर तक देखते हैं और अपने लिए रास्ते बनाते हैं। लेकिन खान साहब की कोशिश ये है कि मुझे, शायद वो कहते हैं कि मुझे अगर इस तरह निकाला गया तो मैं कम से कम सड़कों पर निकल के रौला तो डालूंगा ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। जो कुछ नवाज शरीफ करते थे या नवाज शरीफ के पे इल्ज़ाम था कि वो करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता था, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ ये पूछते थे ना कि भाई मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मैं कितनी तरह मज खोली है, मज खोली होती तो मज चोरी का, भैंस चोरी का मुकदमा करते। लेकिन उनके ऊपर आपने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली सिर्फ एक वजह से
मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे बात करता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा उनका मैं वोटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर हकायक को बात करूँ एज अ जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट एक किस्म का उसको बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं तारीख़ के और आग से, बहुत सी चीज़ें आपके सामने हम लाते हैं, हमारी मेमोरी थोड़ी सी हमें रिकॉल करती है कि अगर हम कंपैरिजन करें और उस दौर को देखें, आज के दौर को देखें, तो 2013 के बाद तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बूम था और एक ऐसी पिक्चर बन गई थी कि सी पैक और गेम चेंजर है और चाइनीज़ आ रहे थे, और अगर लोगों को याद हो तो यहाँ चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे। फिर चीनियों के ख़िलाफ़ मुहिम चली कि जी चीन ही कब्ज़ा कर लेंगे, पाकिस्तान चाइनीज़ कॉलोनी बनने जा रहा है, ये सारे इंडिया का प्रोपेगेंडा था। चीन के साथ अगर आपका ट्रेड का जो एग्रीमेंट था और चीन जिस तरह आपको सपोर्ट कर रहा था और आप जिस तरह आपको ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बने, सी पैक के रूट्स बने, और फिर चाइनीज़ जब पाकिस्तान आए तो चीन देखे आप कितना खूबसूरत मुल्क है, उनका एक एक शहर देखे तो आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने पहाड़ों के अंदर सड़कें बनाई हैं, पहाड़ों के अंदर उन्होंने यानी इतने लंबे लंबे पुल, अगर आप देखें वीडियोस जाके तो आपको नज़र आएगा कि उनकी टेक्नोलॉजी तरक्की कितनी ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी में तो इस वक्त चाइना का कोई सानी नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान को 2% भी मुंतकिल हो जाती तो पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। आज हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा होता, लेकिन वो सी पैक एक बुनियादी वजह थी, और उस सी पैक की, एक तो सी पैक अमेरिका और इंडिया और बाकी लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन को वो सिंगल सुपर पावर नहीं देखना चाहते, और पाकिस्तान अगर उनके साथ ये सब कुछ होने देता या करता तो पाकिस्तान की अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेटस होता, इकोनॉमिक ग्रोथ होती, और उसमें प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसकी सज़ा फिर नवाज शरीफ को दी गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हुए, उनके खिलाफ फिर कामें निकाले गए और चीज़ें निकाली गई। हाँ सब ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया ना। हाँ सब को अगर आप देखें कि आज हम कह जी अगर खास सब निकल जाएंगे तो फिर खास सब के पास कौन सी ग्राउंड है सिवाय इसके कि मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। लोग तो कहते हैं कि जितनी जल्दी हुकूमत चली जाए उतनी जल्दी हमें क्योंकि ये हुकूमत जाने के बाद भी इसको भी 1.5-2 साल रिकवरी के लिए लगने हैं कि आपको बैक ऑन ट्रैक। तो अगर 5 साल बाद जाएंगे तो और 2 साल लगा लें, जैसे नवाज शरीफ 2013 में आए थे तो 2015-16 तक वो अपनी चीज़ों को काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे साल उन्होंने जाके महंगाई उन्होंने आते ही पकड़ ली थी इस पहले साल में, और दूसरे साल में वो बिजली हम लोग बहुत कहते थे कि वादे करके है मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, अंधेरे दूर कर दूंगा, नहीं कर पा रहे। तो बड़ी हमने क्रिटिसिज्म की उनके ऊपर कि ये तो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। तीसरे साल उन्होंने वो पावर प्रोजेक्ट लगाए और उसका रिजल्ट फिर आया, और फिर आज पाकिस्तान के अंदर बिजली के बारे में कहते हैं बिजली वाफर होती है जी, इतनी महंगी बिजली और इतनी ज़्यादा बिजली, कहीं पर बिजली थी नहीं, अब इतनी महंगी बिजली महंगी हुई है। आपने जो कर्ज लिए आप IMF के साथ यानी उनसे कर्ज लेते हैं ना, उधार लेते हैं, तो फिर क्या महंगी तो होनी है। तो ये ऐसे में सी पैक इसलिए मेरे जेहन में आ गया कि मेरे जेहन में वो सारी पिक्चर है कि किस तरह हम ऑन द टॉप पोजीशन पे थे, इकोनॉमी पे बात हो रही थी, सी पैक पे बात हो रही थी। ये नहीं बात होती थी कि हुकूमत ने अंडे कट्टे बच्चों के मंसूबे बना लिए हैं, हुकूमत ने पनाह घर और वो खोल दिए, लंगर खाने खोल दिए। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी है, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट यानी एक मुहैयर शख्स के तौर पर ये काम कर सकते हैं। आप शौकत खानम के जो कि एक ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है, उसके अगर आप ट्रस्टी हैं और आप उसके नाम पे खाले भी तो लेते रहे ना। हाँ सब सारी ज़िंदगी आवाम दी खल्ला ले के और कि एक दफ़ा आवाम दी खल ला दो, वो जानवरों की खाले ले के ना, अब उन्हें फिर वो मज़ा उनका वो कहते बढ़ गया, नशा बढ़ता गया जो उसमें वो मिले, समझ गए आप। तो वो ये हो गया कि उनको वो जो है ना वो तलब बढ़ती गई उनकी, तो उन्होंने कुर्बानी की खालों की बजाय इंसानी खालों के ऊपर फोकस कर लिया। तो हमारी 3-3.5 साल में खाल ऑलमोस्ट उतर गई है। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपकी सोच होगी, और आप खुद चुके आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता। महंगाई लोग कहते हैं जी, जो अहले यूथ हैं वो कहते हैं जी महंगाई पूरी दुनिया में।
तो उनको बंदा ये जवाब दे कि भाई पूरी दुनिया के अंदर महंगाई के असबाब और हैं, हमारे यहाँ महंगाई के असबाब और हैं, तो असबाब को देखना चाहिए। आप कहते हैं जी हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है तो इसलिए हमारे यहाँ महंगाई है। ओ भाई आप पाकिस्तान दुनिया के 5-10 बड़े मुल्कों में है जो कि अपनी पैदावार में खुद कफील है, और हालत क्या है कि हम सब कुछ बाहर से मंगा लें। और अभी खास अब रूस गए थे, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई, और ये खास वक्त में गंदम लेने गया थी, यानी ये हाल है। तो जिन चीज़ों में हम खुद कफील हैं वो चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो फिर ये पता चलता है कि आप की नहली है। पेट्रोल महंगा हो गया एक अलग बात है, लेकिन ये जो आपकी क्रॉप्स है, आपकी सब्जी फसलें हैं, आपकी चीज़ें हैं, इसकी महंगी होने का तो कोई ताल्लुक इससे नहीं है ना। और फिर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन सा है? आज किसी की भी आप चले जाएं बाहर, किसी भी शख्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ महंगी क्यों बेच रहे हैं, और वो आपको जिस कीमत पे चाहेगा वो बेचेगा। आपने लेनी है ले, नहीं तो ना लें। अब उनको क्या है कि अगर आपके पास करीबी जगह पे मुर्गी 400 रुपये किलो मिल रही है या 450 रुपये किलो मिल रही है, महंगी है, तो आप कहते हैं नहीं भाई ये बहुत महंगी है, मुझे सस्ती चाहिए। वो कहते हैं चलो बैठ अगली दुकान पे। तो आप उसके बाद फिर अपनी गाड़ी पे या बाइक पे 100-150 का पेट्रोल और खर्चे, और जाके वहाँ से को 450 350 की मुर्गी ले। तो बंदा कहता भाई अच्छी ले लो, 100 रुपये महंगी है की होया, उत्थे 200 खर्च के जाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि पेट्रोल ने लोगों की नकलो हरकत और ज़िंदगी को बिल्कुल जैम कर दिया है। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो कि पेट्रोल कॉन्शियस हो गए हैं। महंगाई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन वो कॉन्शियस भी हो गए कि यार इतना महंगा, और हम गाड़ी पे इस तरह महंगा पेट्रोल खर्च करें। जो गाड़ियाँ 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर लीटर करती हैं, आप उनका अंदाज़ा लगाएं ना कि वो शहर के अंदर ही घूमें, तो शहर के अंदर ही वो 2000 का पेट्रोल जला के, और उनको महीने का पेट्रोल जलना उनका 60-70 हज़ार का बन जाता है। तो इस सूरत हाल में फिर किसी और को मौका देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया खबर, जो बड़ी खबर है वो ये है कि कहानी मुक गई है, गेम इज़ ओवर, पार्टी इज़ ओवर, और वो जो मदद आती थी वो अब नहीं आती। कन्फर्म है कि परवेज़ इलाही नून लीग की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, और एक अबूरी सेटअप आएगा, और उस सेटअप के बाद जो है इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही जो है पंजाब में वज़ीर आला होंगे। अब ये इलेक्शन 3 महीने बाद या 6 महीने बाद होते हैं, या फिर 1 साल गुजरने के बाद होते हैं। कोशिश नून लीग ये कर रही है जो भी अबूरी हुकूमत आए वो हुकूमत की जो अनलॉफुल एक्ट है उनको रिवर्स करे, और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करे, और इलेक्शन से पहले जितनी खामियां हैं वो दूर की जाए। तो चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत के लोग वजाहतें देते फिरे हैं। पहले इत्तेहादियों को उन्होंने धमकियां दी, फिर पहले मुलाकातें की, फिर धमकियां दी, फिर आंखें दिखाई। अब मिन्नतें, तरले और माफ़िया मांगी जा रही हैं। अब यानी परवेज़ खटक ने बयान दिया था मूनस इलाही के हवाले से कि जो, बल्कि काफली के हवाले से बयान दिया था कि जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर एक और उन्होंने बयान दिया, शेरशी साहब ने, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरफ से काफली पे प्रेशर बनाने की कोशिश की, जो कि कल ये सारा प्रेशर चौधरी परवेज़ इलाही ने एक झटके में उड़ा दिया। तो अब कोई जवाब नहीं है हुकूमत के पास सिवाय मिन्नतें तरले के। परवेज़ खटक को भी अब वजाहत देनी पड़ी है कि जी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। शेरशी से पहले कह चुके जी मैंने काफली के बारे में कुछ नहीं कहा। तो काफली तो हथों निकल गए ना, गुड्डी वो हो गई। ये पतंग अब कट के किसी और की छत पे जा चुकी है। अगर जो लोग पतंगबाजी जानते हैं वो समझते हैं, पेच पड़ा होता है ना पतंगों का, तो फिर जो पतंग कट जाती है वो फिर किसी और की छत पे गिरती है, वो आपकी छत पे नहीं गिरती। तो काफली की पतंग जो है वो हुकूमत की डोर से कट गई है, बल्कि ये उनकी डोर से कटी है जो जिनके बारे में परवेज़ इलाही ने कहा कि वो पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि उनके चुंगल से निकल आए। यानी किस हद तक इत्तेहादी मजबूर होंगे, और किस हद तक वो शो कर रहे कि हम मजबूर थे कि हमें खास साहब के साथ रहना पड़ा। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तार काज़मी को इजाज़त दें। अपना और गिरदनवा के लोगों का